आज की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग स्मॉल जी के मान में परिवर्तन पढ़ने वाले हैं। कब कब किन किन कंडीशनों में स्मॉल जी के मान में परिवर्तन होता है। आप जानते हैं स्मॉल जी गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। एक कैपिटल जी होता है जिसको बोलते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। इसका मान कभी नहीं बदलता। ताप, दाब, ऊर्जा, दूरी, इन सब चीज़ों पे इसका प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए इसको स्थिरांक कहा जाता है। हमने इससे पहले एक वीडियो में पढ़ा था स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध के लिए। तो आज हम लोग वहीं से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को कि स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध से, और फिर पढ़ेंगे जी के मान में परिवर्तन। आपने पढ़ा था कि न्यूटन ने ये फार्मूला हमें दिया स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध का। स्मॉल जी बराबर जी एम ई अपॉन आर ई, जहां स्मॉल जी गुरुत्वीय त्वरण है, कैपिटल जी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है, एम ई पृथ्वी का द्रव्यमान है और त्रिज्या आर ई है। अब देखिए भैया, अगर यही जी के मान में थोड़ा ऊंचाई पर हम जाएं तो ये फार्मूला थोड़ा सा बदल जाएगा। हमने ये फार्मूला जो प्राप्त किया वो इस कंडीशन में प्राप्त किया कि h का मान आर ई की तुलना में बहुत कम है। यहां बहुत से कम होने से मतलब है कि h जो आर ई है इसकी तुलना में h का मान सिर्फ 5% है। 5%। आप जानते हो पृथ्वी की त्रिज्या होती है 6400 किलोमीटर, 6400 मीटर। अगर मैं उसकी कंपेयरिंग में हम 320 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाएं, 320 किलोमीटर जो त्रिज्या का 5% है, तो उस समय हम ये मान लेते हैं उस कंडीशन में कि h जो है वो बहुत कम है पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में। उस समय आपका फार्मूला बनेगा ये। और अगर आप 320 किलोमीटर से ऊपर जा रहे हैं, आप उस कंडीशन में ये नहीं कह सकते कि आर ई स्मॉलर देन एच स्मॉलर देन आर ई। फिर आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा G बराबर जी एम ई एच प्लस आर ई का होल स्क्वायर। ये फार्मूला हमें तब मिलता है जब हम पृथ्वी से 320 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई पर हैं। हम उस कंडीशन में नहीं कह सकते कि आर ई की कंपेयरिंग में एच का मान बहुत कम है। बहुत कम होने पर ही ये फार्मूला लगाएंगे। जी डैश इसलिए माना हमने, जो जी है वो मानते हैं पृथ्वी तल पर जी का मान। जब हम इस पृथ्वी तल से ऊपर जाएं या नीचे जाएं तो इसके मान में कुछ परिवर्तन आता है। क्या परिवर्तन आता है, कितना आता है, वो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। मगर उस समय हम जी को जी ना मानकर जी डैश मान लेते हैं। तो क्या ये बात कंफर्म हुई कि किस कंडीशन में हमने ये फार्मूला बताया? जब हमारी हाइट या कोई वस्तु 320 किलोमीटर से कम आती है। अब हम लोग पढ़ते हैं एक क्वेश्चन कि जी के मान में परिवर्तन। अगर कोई वस्तु जो है वो पृथ्वी तल से काफी ऊंचाई पर है, 320 किलोमीटर से भी ऊंची हाइट पर है, तो उस समय जी के मान में क्या परिवर्तन होगा इसके बारे में पढ़ते हैं। तो सुने भाई, ये रही हमारी पृथ्वी। एकदम गोल नहीं बनी है, मान लीजिएगा कि एकदम कि ये गोल नहीं है। मान लीजिए कि गोल है ये, इसकी त्रिज्या आर ई और ये हाइट हमारी है h। इस पॉइंट को A मान लेते हैं, इस पॉइंट को मान लेते हैं B, इसको केंद्र O।
हमेशा याद रखिएगा, जब कभी भी पृथ्वी तल से नीचे जाए या ऊपर जाए, दोनों ही कंडीशन में पृथ्वी के केंद्र से दूरियां नापी जाती हैं। उस पृथ्वी के ऊपरी सतह से नहीं। ऊपरी सतह से क्यों नहीं, उसका भी कारण है, क्योंकि हर जगह पृथ्वी की ऊपरी सतह समान नहीं है। कहीं समुद्र है, कहीं खाई है, कहीं पर्वत है। तो इस कारण से हमको हमेशा पृथ्वी के केंद्र से दूरियां नापनी होती हैं। तो हमने मान लिया कि फर्स्ट कंडीशन में कि कोई m द्रव्यमान का पिंड जो है वो पृथ्वी तल पर रखा है। तो पृथ्वी तल पर रखा है तो उस समय न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम फार्मूला लगेगा F बराबर G m1 m2 अपॉन RE स्क्वायर। ये न्यूटन ने फार्मूला जो दिया था, F बराबर G m1 m2 बटे R स्क्वायर। ठीक है, तो पहला पिंड पृथ्वी जिसके द्रव्यमान को me माना और दूसरा m द्रव्यमान का पिंड है। अब पृथ्वी एक और भार लगाएगी, ये गुरुत्वाकर्षण बल है। पृथ्वी एक और बल लगाएगी न्यूटन के सेकेंड नियम से, F बराबर mg। F बराबर mg, दोनों को बराबर कर दो भाई। mg बराबर g me m अपॉन RE स्क्वायर, कैंसिल आउट हुआ। g बराबर g me अपॉन RE, इक्वेशन नंबर 1। ठीक, जो अभी हमने पढ़ी थी। अब अगर मान लेते हैं कि पिंड को h ऊंचाई पर ले जाते हैं, h ऊंचाई पर ले जाते हैं, उस समय g का मान जो है वो g डैश हो जाएगा। अभी आपको बताया कुछ परिवर्तन होगा, क्या परिवर्तन होगा ये नहीं मालूम, कुछ परिवर्तन होगा, तो इसलिए उसको हम g डैश मान लेते हैं। और g me, अब बताओ यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई, ये आपकी RE और ये प्लस H, तो हम लिख सकते हैं RE प्लस H का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अब G डैश की वैल्यू निकालनी, तो 2/1, 2 डिवाइडेड बाई 1, समीकरण 2 को 1 से भाग कर दो। 2 की वैल्यू G me अपॉन RE प्लस H का होल स्क्वायर बटे G me बटे RE स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। आपको मालूम ये संख्या ऊपर चली जाएगी, RE स्क्वायर RE प्लस H का होल स्क्वायर। अब G डैश अपॉन G RE स्क्वायर, यहां से देखो RE कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लेना सबको आता होगा है ना। कॉमन लेंगे जब RE, मगर यहां स्क्वायर लगा है, जब स्क्वायर लगा है तो कॉमन बाहर आएगा RE का स्क्वायर। कॉमन लेना मतलब डिवाइड करना, भाग करना, तो यहां RE से RE को भाग करोगे क्या आएगा, 1 आएगा। यहां पर हम RE भाग करें तो आएगा RE प्लस H का होल स्क्वायर, ये और ये कैंसिल आउट, क्या बचा 1 अपॉन 1 प्लस H अपॉन RE का होल स्क्वायर। अब इसको ऊपर ले जाया जा सकता है, 1 प्लस H अपॉन RE, ऊपर जाएगी तो पावर हो जाएगी -2। अब तुम लोगों ने मैथ में बायो तो नहीं पढ़ा, मैथ में द्विपद प्रमेय पढ़ी है। फार्मूला होता था 1 प्लस x की पावर n, तो हम इसको लिख सकते थे 1 प्लस nx, पावर आ गया 1 प्लस nx, शायद बोर्ड पे दिख नहीं रहा हो साफ,
नीचे रख देते हैं, लिख देते हैं 1 प्लस एक्स की पावर n, 1 प्लस एन एक्स। इसी तरीके से ये पावर जो है वो आगे आ जाएगी, तो आ जाएगा 1 माइनस 2h अपॉन आर ई, 2h अपॉन आर ई। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो g डैश बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर g 1 माइनस 2h अपॉन आर ई। ये हमारा फार्मूला निकला, जिससे हमको पता चलता है कि g के मान में ऊंचाई पर जाने पर, कितनी ऊंचाई पर जाने पर कितना परिवर्तन होगा। g डैश का मान डिपेंड कर रहा है h पर, ठीक। पावर यहां माइनस में है, मतलब g का मान ऊपर जाने पर घटता है, और कितना घटता है वो हाइट पे डिपेंड करता है। तो आप यहां पे कह सकते हैं कि g डैश स्मॉलर देन g, g डैश स्मॉलर देन g। एक बार फिर से समझते हैं पूरा, फिर हम लोग इसके बाद g के मान में नीचे जाने पर परिवर्तन होता है वो पढ़ते हैं। जब m द्रव्यमान का पिंड बिंदु A पर था, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से ये फार्मूला मुझे पता चला। पृथ्वी भी एक भार लगाएगी, F बराबर mg, दोनों ही पृथ्वी लगा रही हैं, बल बराबर लगाएंगी, तो दोनों को बराबर कर दिया और इक्वेशन 1 हमें मिली। अगर इसी पिंड को h ऊंचाई पर ले जाते तो फिर उस समय फार्मूला बन जाएगा, अब ये टोटल यहां से यहां तक दूरी बन जाएगी re प्लस h का होल स्क्वायर। हमें g डैश की वैल्यू निकालनी है, तो g डैश अपॉन g कर दी, क्या सिंप्लीफाई कर लिया, इतनी वैल्यू आई। यहां से re कॉमन ले लिया, चूंकि स्क्वायर लगा है इसलिए स्क्वायर बाहर आएगा, re से स्क्वायर कट जाएगा और ये वैल्यू आएगी, ठीक। अब आप नीचे से पावर ऊपर ले जाओ, ये वैल्यू आएगी, माइनस आगे आ जाएगा, आपको फार्मूला बताया था द्विपद प्रमेय से, इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली। इस प्रकार g का मान कम होता है। मैं चाहूंगा कि जो लोग वीडियो देख रहे हैं, मैं अगला पृथ्वी तल के नीचे जाने पर कराऊं, तो आप यही वीडियो रोक करके इस डेरिवेशन को दोबारा करके देखें, और अगर आपको लगे कि आप नहीं कर पा रहे हैं तो फिर से एक बार देखिए, तो इसको रोक लीजिएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं पृथ्वी तल के नीचे जाने पर g के मान में क्या परिवर्तन आता है, और फिर उसके बाद में एक और कंडीशन पढ़ेंगे g के मान में, जब पृथ्वी घूमती है, जब पृथ्वी घूमती है तो उस पर g के मान में क्या फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो लैंग्वेज वही लिखेंगे, आपको मालूम है कि आपको जो पेपर में लैंग्वेज लिखनी पड़ती है, अगर आप नहीं लैंग्वेज लिखेंगे तो आपको अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। उसमें लैंग्वेज लिखेंगे कि माना पृथ्वी का द्रव्यमान me और त्रिज्या re है, स्मॉल m द्रव्यमान का कोई पिंड पृथ्वी तल पर रखा है, पृथ्वी का घनत्व रो है, हम इसको रो के पदों में ज्ञात करेंगे, फिर हल करेंगे। तो देखिए ये पृथ्वी है और इससे हमने h गहराई पर बिंदु P पर m द्रव्यमान का पिंड रखा। इस जगह पे हमको g के मान में परिवर्तन निकालना है, होगा या नहीं होगा। तो हम लैंग्वेज लिखेंगे जो अभी बता रहा था कि माना पृथ्वी का द्रव्यमान me है, त्रिज्या re है, m द्रव्यमान का पिंड पृथ्वी तल पर रखा है, तो उस समय अभी आपने g के लिए ये फार्मूला पढ़ा, g के लिए ये फार्मूला पढ़ा। अब हम बात आती है घनत्व के पदों में ही क्यों निकालेंगे। उसका एक वजह है कि हम जब पृथ्वी, अब m द्रव्यमान का पिंड यहां रखा है, तो अंदर वाला गोला ही इस पे जो है वो गुरुत्वीय त्वरण लगाएगा, बाहर वाला सरफेस एरिया नहीं, अंदर वाला लगाएगा। अब अंदर वाले का द्रव्यमान और बाहर वाले के द्रव्यमान में फर्क है,
आप जानते हैं इसका द्रव्यमान ज्यादा होगा, इसका द्रव्यमान कम होगा, ठीक, मगर घनत्व तो नहीं बदलेगा, मगर घनत्व तो नहीं बदलेगा, चाहे आप पूरी पृथ्वी लें या उसके अंदर के ये छोटा सा गोला लें। तो इसलिए जो चीज नहीं बदलेगी हम उसके पदों में निकालेंगे, घनत्व के पदों में। अब एक फार्मूला तुमने पढ़ा, द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व, द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व। पृथ्वी है तो पृथ्वी का आयतन 4/3 पाई RE³। फार्मूला आपने 10th में पढ़ा है, गोले की त्रिज्या, गोले के आयतन का 4/3 पाई R³ है ना, पृथ्वी की त्रिज्या को RE माना गया इंटू रो। अब इस ME को यहां पे रख दो वैल्यू, तो G बराबर ME का ये मान 4/3 पाई RE³ रो बटे RE² स्क्वायर से देखो ये क्यूब कट जाएगा तो क्या वैल्यू आएगी, G बराबर 4/3 पाई RE रो, इक्वेशन नंबर 1। क्या इतनी समझ में आई इक्वेशन 1? फिर सुनना, पृथ्वी तल पर G का मान ये, द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व, पृथ्वी गोल है तो गोले का आयतन 4/3 पाई R³ इंटू रो। अब हमने ये ME की वैल्यू यहां पुटअप कर दी इस जगह पे, तो G बराबर 4/3 पाई R³ रो, स्क्वायर से क्यूब कट जाएगा, ये वैल्यू बच जाएगी। अब अगर मान लेते हैं कि हमने M द्रव्यमान के पिंड को पृथ्वी तल से H गहराई पर बिंदु P पर रख दिया, उस समय यहां से यहां तक की दूरी कितनी बचेगी बताएंगे आप? टोटल दूरी RE, उस RE में से ये H निकल गया तो ये दूरी बची RE माइनस H। अब देखिए ये सिर्फ बदल रहा है, ना घनत्व बदल रहा, ना आपका कैपिटल G बदल रहा। तो उस समय जब पृथ्वी तल के नीचे रखा गया पिंड H गहराई में तो फार्मूला बनेगा G डैश बराबर, इस फार्मूले से G 4/3 पाई RE माइनस H रो, इक्वेशन नंबर 2। क्या बात समझ में आई? फिर सुनिए, यहां पर सिर्फ चेंज हुआ है, हमारे पहले पृथ्वी तल पर था तो वहां पर त्रिज्या RE, अब H गहराई में आ गया तो ये टोटल दूरी बची RE माइनस H। अब आप दो इक्वेशन बन गई। इससे पहले जैसे हम लोगों ने सॉल्व किया था कि दो इक्वेशन थी, इनको डिवाइड किया, सेम इसी जैसा G डैश अपॉन G, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय 1, समीकरण 2/1 G 4/3 पाई RE माइनस H रो बटे G 4/3 पाई RE रो। जो कैंसिल हो सकता है उसको कैंसिल करो, 4/3 पाई रो से रो, क्या बचा G डैश अपॉन G, क्या बचा RE माइनस H अपॉन RE। फिर देखिए ऊपर से कॉमन ले लेते हैं, RE क्या बचेगा, कॉमन मतलब डिवाइड। अब RE से RE को डिवाइड करोगे कितना बचेगा 1, RE से H को डिवाइड करोगे RE अपॉन H अपॉन RE, ये कैंसिल आउट, G डैश बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 1 माइनस H अपॉन RE। ये हमें फार्मूला मिला जब पृथ्वी के अंदर जा रहे हैं। फिर यहां पे देखिए
जी का मान, आर ई का मान कांस्टेंट है, बदल रहा है क्या, एच, मतलब कि जी डैश का मान डायरेक्ट डिपेंड कर रहा है एच पर, माइनस है मतलब जो जी का मान है वो घटेगा। कितना घटेगा वो डिपेंड करेगा एच पर। ठीक, तो आप कह सकते हो इन दोनों जो डेरिवेशंस पढ़े कि पृथ्वी तल के ऊपर जाने पर और नीचे जाने पर दोनों ही स्थितियों में जी का मान कम हो रहा है। अब एक स्थिति और बची जब और जी का मान में परिवर्तन आता है, वो है पृथ्वी जब अपनी अक्ष पर घूमती है तो भी जी के मान में परिवर्तन आता है। कितना परिवर्तन आता है अब हम लोग वो पढ़ेंगे कि अगर पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूमती है तो अक्ष पर घूमने से क्या परिवर्तन आता है। तो आपको एक चीज बताऊं उससे पहले, कभी ना कभी ऐसा जरूर रहा होगा किसी मेले नुमाइश में आप लोग गए हो और आप किसी ऐसे झूले पे बैठे हो जो झूला इस तरीके से घूम रहा हो, हमारी पृथ्वी जैसे घूमती है, रोटेट करती है। तो अगर बाई चांस कल्पना करें, भगवान ना करे ऐसा हो, कल्पना करें कि अगर वो झूलते समय आपके हाथ छूट जाएं उस झूले से, तो बताओ क्या होगा, क्या होगा। अगर आप जो है ऐसे झूला झूल रहा, रोटेट हो रहा और झूलते झूलते आपके हाथ छूट जाएं और आप किसी ऐसी जगह पे हो जिसमें झूल रहे हैं, और तो आप अंदर की ओर गिरेंगे या बाहर की ओर गिरेंगे। शायद आप सभी लोग कहेंगे कि बाहर की ओर ही गिरेंगे। ठीक, तो आप जानते हो इस बल को कहते हैं अपकेंद्र बल। जो कोई वस्तु घूम रही हो, रोटेट हो रही हो और वो बाहर की ओर धक्का दे, बाहर की ओर बल लगाए, उस बल को अपकेंद्र बल कहते हैं। और जब अंदर की ओर बल लगता है तो वो कहलाता है अभिकेंद्र बल, है ना। अब समझे, ये हमारी पृथ्वी है। मान लिया ये इसकी अच्छे हैं, ये आपका नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक, और आप यहां पर एम द्रव्यमान के पिंड के रूप में आप यहां पर स्थिर हैं। जब आप यहां स्थिर हैं तो आपकी अक्ष से दूरी कितनी मान लेते हैं, स्मॉल आर। अच्छा, दूरी क्यों मानी गई, क्योंकि आप जब घूमेंगे तो आप देखो इस तरीके से घूमोगे। यहां पे अगर होगे तो आप अगर पृथ्वी के चारों घूमोगे तो कैसे घूमोगे, ऐसे घूमोगे। और यहां से पृथ्वी की दूरी, केंद्र की दूरी, क्योंकि सारी दूरियां केंद्र से ली जाती हैं। आप जानते हो पृथ्वी की जो दूरी है वो हम क्या लेंगे, आर ई। क्या दूरी लेंगे, आर ई। हम मान लेते हैं इसके साथ हमने लैम्डा कोण बनाया, तो ये रेखा समांतर है तो एकांतर कोण बनेगा। ये अगर लैम्डा है तो ये भी कितना बनेगा, लैम्डा। इसका कुछ नाम दे देते हैं, पी नाम दे दिया। ठीक, कि एम द्रव्यमान का कोई पिंड था, पृथ्वी तल पर स्थित है और ओमेगा कोणीय वेग से वो चारों ओर पृथ्वी घूम रही है ओमेगा कोणीय वेग से, और जब हम उस पर बैठेंगे तो हम भी ओमेगा कोणीय वेग से घूमेंगे। अब अभी आपको बताया, जब कोणीय वेग से घूम रहे हैं, किसी पिंड पर बैठते हैं तो हम पर एक बल लगता है अपकेंद्र बल, और उस अपकेंद्र बल लगता है। और अपकेंद्र बल का फार्मूला याद है क्या होता है, एम आर ओमेगा स्क्वायर। क्या होता है, एम आर ओमेगा स्क्वायर, अपकेंद्र बल। तो ये इस पर एक अपकेंद्र बल इधर की ओर लगेगा। ये थीटा डिग्री के कोण पर है या लैम्डा डिग्री के कोण पर है, तो ये अपकेंद्र बल दो भागों में डिवाइड हो रहा है। जब भी थीटा डिग्री कोण आ जाए दो भागों में डिवाइड हो रहा है। ठीक, तो ये आपका लैम्डा है तो ये भी आपका हो गया लैम्डा। और आपने पढ़ा है कि जब हम थीटा डिग्री के
कोण पर मुड़ते हैं तो हमको कॉस प्राप्त होता है। तो यहां पे इसका एक घटक एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस लैम्डा प्राप्त होगा। अगर ये लैम्डा के अपोजिट जाते तो हमको साइन प्राप्त होता, लैम्डा की ओर गए हमको कॉस प्राप्त होगा। तो अब जरा ध्यान सुनो, एक बल ये लगा रहा है बाहर की ओर, आपको धक्का दे रहा एम आर ओमेगा स्क्वायर, और पृथ्वी हमेशा हर वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। कितने बल से? mg बल से खींचती है। तो अब ध्यान सुनो, पृथ्वी खींच रही mg बल से तुमको अंदर की ओर, तुम यहां पे हो, मगर पृथ्वी के घूमने के कारण पृथ्वी एक बाहर भी बल लगा रही है, एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस लैम्डा। ठीक, जब दोनों के डायरेक्शन अपोजिट है तो यहां पर ये घट जाएगा। अगर दो बल एक दिशा में होते हैं जुड़ते हैं, दो बल विपरीत दिशा में होते हैं तो वो घटते हैं। अब बात आती कि जब मुझे घटाना था तो मैंने इसमें से इसको क्यों नहीं घटाया, इसमें से इसको क्यों? तो बेटा अगर इसका मान ज्यादा नहीं होगा तो पृथ्वी तो तुमको घूम रही बाहर फेंक देगी। अब हम लोग कहीं कोई ऐसा हुआ आज तक कि पृथ्वी के अपने घूमने के कारण हम अंतरिक्ष में पहुंच गए हों, पृथ्वी ने घुमा के इसे फेंक दिया लट्टू जैसा? ऐसा तो नहीं होता है ना। तो मतलब कि इसका मान ज्यादा होगा, इस बल का मान कम होगा, मगर ये बल लग रहा। तो अब यहां पे प्रभावी बल, इनका जो अंतर होगा वो प्रभावी बल, और प्रभावी बल मतलब mg, बल मतलब उस समय हम यहाँ पे g के मान में कुछ परिवर्तन हो चुका होगा क्योंकि प्रभावी बल है, तो उस समय हम कहेंगे इसको g डैश। क्या कहेंगे? g डैश कहेंगे। ठीक, कि ये प्रभावी बल है, ये अंदर की ओर लगने वाला बल केंद्र की ओर, और ये बाहर की ओर लगने वाला बल। ठीक, इन दोनों का डिफरेंस इस प्रभावी बल के बराबर हुआ। अब कुछ कॉमन मिल रहा है, कॉमन ले लें, जी आर ओमेगा स्क्वायर कॉस लैम्डा, m से m कट गया, g डैश बराबर जी आर ओमेगा स्क्वायर कॉस लैम्डा। हमें एक ये फार्मूला मिला। अब हम लोग इसको थोड़ा सा कई पदों में हल करना सीखते हैं। कैसे? अगर हम कॉस लैम्डा का मान इस चित्र से निकालें, कॉस लैम्डा का मान, तो कॉस बराबर आधार बटे कर्ण, तो हम लिख सकेंगे स्मॉल r बटे कोण के सामने का लंब होता, आपने पढ़ क्या, ये तो मालूम ही होगा, ये आधार ये, तो हम कॉस लैम्डा की जगह क्या ये वैल्यू लिख सकते हैं। ठीक, तो या यहां से re की वैल्यू निकाल लो, r की वैल्यू निकालो। हम यहां से r की वैल्यू निकालें तो लिखेंगे re कॉस लैम्डा। ठीक, इस r की वैल्यू को यहां पुटअप कर दिया जाए, इस r को यहां पुटअप कर दिया जाए तो क्या आएगा, g डैश बराबर g, इस r की जगह ये re ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा, ये कॉस लैम्डा, ये कॉस लैम्डा बन जाएगा कॉस स्क्वायर लैम्डा। ठीक, अब हमें ये फार्मूला प्राप्त हुआ कि अगर पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूमती है तो कितना परिवर्तन होता है। अब बात आती है कि आपने पढ़ा है कि पृथ्वी एकदम गोल नहीं है, पृथ्वी की त्रिज्या आपके ध्रुवों पर 21 किलोमीटर ज्यादा है आपकी भूमध्य रेखा से, विषुवत रेखा से 21 किलोमीटर ज्यादा है। तो क्या उसमें कोई परिवर्तन होगा? तो वो देखते हैं कि अगर आप इस जगह पर हो, अगर आप जो है वो विषुवत रेखा पर हो, भूमध्य रेखा पे हो, तो उस समय आप अगर यहां पर हो तो उस समय जी के मान में क्या परिवर्तन आएगा। तो जरा देखो, अगर यहीं पे हो तो थीटा का मान कितना हो गया, 0। थीटा का मान कितना होगा भाई, जब यहां पे हम थे
तो हमने इसको लैम्डा मान लिया था। अब जब यही है तो लैम्डा का मान कितना होगा 0, तो उस समय लैम्डा बराबर 0 और यहां वैल्यू रख दो कितने कॉस कितने 0 का मान कितना होता है कॉस 0 का मान 1। तो हम फार्मूला लिखेंगे। तो अगर ये मान, अब हमको एक चीज और पता चली कि अगर पृथ्वी अपनी अक्ष पे घूमती है सब जगह जी के मान में बराबर परिवर्तन नहीं होता है। यहां पर थे तो ये परिवर्तन हो रहा था, यहां पर है तो ये परिवर्तन हो रहा। अब अगर ऐसा है तो पक्का हम अगर ध्रुवों पर होंगे तो यहां भी कुछ और मान होना चाहिए। तो देखते हैं कि अगर हम ध्रुवों पर हो तो क्या जी का मान जी डैश का मान इतना ही होगा। तो ध्रुवों की बात की जाए, ध्रुवों की बात की जाए तो लैम्डा का मान कितना आ जाएगा 90। लैम्डा का मान कितना आ जाएगा भाई, यहां पे तो 0 था, अब ये पूरा कोण कितना बन गया 90 डिग्री। कितना बन गया, तो हम यहां पर अगर हो तो 90 डिग्री और cos 90 का मान 0, cos 90 का मान, तो यहां पर मान रखेंगे 0 तो ये पूरा हो जाएगा 0। मतलब उस समय जी डैश का मान जो है वो जी के मान के बराबर होगा। ठीक, तो अब हमको एक बात पता चली कि जब पृथ्वी घूमती है जी के मान में परिवर्तन तो होता है, मगर ये परिवर्तन सब जगह पृथ्वी पर समान रूप से नहीं होता, कहीं पर कम कहीं पर ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि ये डिपेंड करता है आपकी त्रिज्या पर, आपके लैम्डा थीटा डिग्री के कोण पर जो हमारी इस अक्ष से प्राप्त हुई। तो आपने आज के इस वीडियो में पढ़ा समझा जाना कि जी का मान 3 बातों पर डिपेंड कर रहा। पहला, पृथ्वी तल के ऊपर जाओगे तो जी का मान कम हो जाएगा। दूसरा, पृथ्वी तल के नीचे जाओगे तो भी जी का मान कम होगा। और अगर पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूमती है उससे भी जी के मान में परिवर्तन होगा। अगर घूमना बंद कर दे तो जी का मान कुछ और होगा और स्पीड अगर बढ़ जाए तो जी का मान और ज्यादा होगा। वैसे ये जो पृथ्वी अपनी अक्ष पे घूमती है इसका मान बहुत कम होता है। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा t बराबर 2 पाई अपॉन टी। अगर आपको कोणीय वेग निकालना हो और t क्या होता है आवर्तकाल, तो पृथ्वी कितने समय में एक चक्कर लगाती 24 घंटे। 24 घंटे। अब आप जानते हो तो आप रेडियन पर सेकेंड निकालते हैं, ओमेगा का मान रेडियन प्रति सेकेंड। तो इस 24 घंटे को मिनट बनाओ और इस मिनट को फिर क्या बनाओ सेकेंड। जो आंसर निकलेगा वो आपका आएगा इसका कोणीय वेग रेडियन पर सेकेंड में, जो बहुत कम होता। मतलब हमको पता चला कि पृथ्वी अपनी अक्ष पर बहुत धीरे धीरे से घूमती है। ये गुरुत्वाकर्षण का सेकेंड वीडियो है। इसके बाद हम लोग थर्ड वीडियो लेके आएंगे जिसमें और इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस होंगे।